हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। ऑल गुड। दो क्लासेस आपने करे हैं एक एक घंटे के, जिसमें मैंने बेलमेंट पढ़ा है। थोड़ा सा जो है स्ट्रेच्ड रहा है क्लासेस। रीज़न बिंग की थोड़ा डिटेल में समझाना था बेलमेंट आपको। वैसे एक बार डिटेल में समझ लिया, सिंपल है। 15 मिनट के अंदर आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं उसको। बेलमेंट के अंदर में एक छोटा सा पॉइंट और है, इसको बोलते हैं प्लेज। ये मतलब 30 मिनट्स का पॉइंट है। आई होप कि 20-25 मिनट का थोड़ा सा मैंने दोनों क्लासेस में थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच रखा है, इसलिए कि आपको इजी गोइंग रहे। समझ रहे हैं। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेज। और आज का सेशन हमारा प्लेज का है। प्लेज क्या होता है इस पर पहले बात करेंगे। समझिए, ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। ए ने बी से लिया है लोन। मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन क्लियर सब दिखे। इसने लोन लिया है, किससे लिया है? बी से लिया है, 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का लोन है। ठीक है। उस 1 लाख के लोन के लिए इसने अपना 1,50,000 रुपए का गोल्ड सिक्योरिटी के तौर पर दिया है। ठीक है। मैंने अपना गुड्स दिया है आपको। आप उसको क्या कर रहे हैं? मैंने अपना गुड्स दिया है आपको, आप उसको क्या कर रहे हैं? क्या करने के लिए दिया आपको? आपको एज ए सिक्योरिटी दिया। ठीक है। जब मैं आपके पैसे लौटा दूंगा तो आप अपने गुड्स को मेरे को लौटा देंगे। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ये बेलमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है, कोई भी किसी को गुड्स डिलीवर करे फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज और फॉर सम डेट, तो इस केस को बोलते हैं बेलमेंट। ये ऑलरेडी अपने पढ़े हैं, 2 घंटे आराम से पढ़ रहे हैं इसमें। अब देखिए, अगर किसी बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गुड्स सप्लाई कर, मतलब गुड्स देता है एज ए सिक्योरिटी फॉर अ डेट, तो इस केस में इसको बोलते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं प्लेज, या इस एक्टिविटी को बोलते हैं प्लेज करना। ठीक है। यहां पर ए ने क्या किया है? प्लेज किया है। इसको बोलते हैं प्लेज। ठीक है। ए ने प्लेज किया है अपना क्या? गोल्ड। किस लिए भैया? लोन लेना था इसलिए। इस केस में ए क्या बनेगा? ए बनेगा पावनर। स्पेलिंग देख लो, PAWNOR, पावनर। और बी बनेगा पावनी। और ए को हम लोग पावनर बोलते हैं और बी को हम लोग पावनी बोलते हैं। ये हमारा सिंपल सा मतलब हो गया पावनर पावनी या कॉन्ट्रैक्ट का, प्लेज कॉन्ट्रैक्ट का। आइए अब धीरे धीरे पढ़ते हैं क्या क्या है डिटेल। देखिए, प्लेज क्या है सर? द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी ऑफ अ डेट। बेलमेंट किया है हमने, बेल किया है, बेलमेंट किया है गुड्स का एज अ सिक्योरिटी ऑफ डेट। उधार लिया है पैसा हमने, उसके बदले उनको सिक्योरिटी दी। और सबको पता है ऐसा होता है। ठीक है। कभी कभी किसी को देखो, पैसे की रिक्वायरमेंट किसी को भी आ सकती है, तो गोल्ड पड़ा हुआ है ना, वो तो सुना होगा आपने डायलॉग, जब घर में पड़ा हो सोना तो फिर काहे का रोना, ऐसा करके।
कौन सा एक कंपनी है, किसी कंपनी का शायद मुथूट फाइनेंस या फिर गोल्ड लोन, ऐसा गोल्ड लोन वाली कोई कंपनी, मन्नापुरम गोल्ड लोन, ऐसा कुछ भी, वट एवर इट इज, कोई भी एक कंपनी है, उनका ऐसा ये स्लोगन है। तो फिर एज अ सिक्योरिटी ऑफ डेट, आप अगर कोई गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं किसी को, तो वो कहलाएगा प्लेज और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। सिक्योरिटी ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए आप किसी को गुड्स दे रहे हैं, वो कहलाएगा आपका प्लेज। प्लेज में जो प्लेज करेगा, जो गिरवी रखने जाएगा, जिसको लोन की रिक्वायरमेंट है, वो कहलाएगा पाउनर, PAWNOR, पाउनर, ठीक है। और जिसके पास गुड्स रखा जाएगा उसको कहेंगे पाउनी, ठीक है। एकदम सिंपल सा एक लाइन में बोलता हूं, अगर आप गए सुनार के पास, उसके पास आपने अपनी गोल्ड की ज्वेलरी रखी, उससे 1 लाख रुपए लिए, आप कहलाएंगे पाउनर, वो कहलाएगा पाउनी। सुनार विल बी पाउनी, ठीक है। उसको हम लोग प्लेजी भी बोलते हैं और प्लेजर भी बोलते हैं। प्लेजर बोलते हैं पाउनर को, प्लेजी बोलते हैं पाउनी को। नाउ इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, देखो फिर से बोल रहा हूँ, ये जरूरी है जानना आपको। उधर बेलमेंट में भी समझाया था मैंने इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, और इधर भी मैं समझा रहा हूँ आपको इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। नाउ व्हाट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में पहले क्या होना चाहिए भैया? सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मतलब क्या हो गया? मैं खुद गया सुनार के पास में, मैंने बोला भाई ये रख, ठीक है, और ये रुपया दे। दिस इज व्हाट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझो ना, समझो जैसे मान लो आपका फ्रेंड है, उसके पास में पड़ा हुआ आपका एक आपकी कार पड़ी हुई है से, ठीक है, उसके पास पड़ी हुई आपकी कार, और आपने उससे बोला भाई एक बार मेरे को 8 लाख रुपए दे, मेरे को ज़रूरत है, वो दे दिया। दिस इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। आप कहेंगे भैया कैसे ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज होगा? सीधी सी बात है, वो 8 लाख आपको तभी दे रहा है जब 8 लाख की गाड़ी आपके उसके पास पड़ी है, उसके पास पड़ी आपकी गाड़ी, उसको पता है पैसा दिया नहीं तो कल के रिकवरी कर लूँगा मैं। बुझा रहा है? चलो, पहली बात तो क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरी बात गुड्स होना चाहिए। प्लेज करने के लिए गुड्स चाहिए ना भाई, गुड्स होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात है भैया डिलीवरी। देयर मस्ट बी डिलीवरी ऑफ गुड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। डिलीवरी दो तरह की होती है, एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव। आपको पता है एक्चुअल डिलीवरी वो है जो मैं पहुंचा दूं तुम्हारे प्रीमिसेस में गुड्स को, वो एक्चुअल डिलीवरी हो गई। या फिर गोडाउन में गुड्स रखा हो, मैंने तुमको चाबी दी, बोले ये लो तुम चाबी, दो पैसा मेरे को। नाउ व्हाट काइंड ऑफ डिलीवरी इज दिस? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ठीक है। वो भी तुम्हारे ओनरशिप में चला गया, गुड्स तुमको डिलीवर हो गया है। पर्पज ऑफ डिलीवरी देखो ना, पर्पज ऑफ डिलीवरी सिर्फ दो ही होगा। पहला क्या? पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। किसी प्रॉमिस का परफॉर्मेंस है, कुछ डीलिंग हुआ होगा, उसका परफॉर्मेंस का प्रॉमिस है, ठीक है, सॉरी प्रॉमिस का परफॉर्मेंस है। उसके बाद एक एलिमेंट और है, रिटर्न ऑफ द गुड्स। जब मैं अपना परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस कंप्लीट कर लिया या फिर डेट का पेमेंट मैंने कर दिया, तो उस केस में गुड्स शैल बी रिटर्न बैक टू मी बाय द पाउनी। पाउनी यानी सुनार वो गुड्स मेरे को रिटर्न कर देगा, ऐसा। द डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी कंडीशनल। द कंडीशंस शैल बी दैट द गुड्स शैल बी रिटर्न्ड आइदर इन ओरिजिनल फॉर्म और इन ऑल्टर्ड फॉर्म। अगर डिसाइडेड है उन दोनों के बीच में कि ऑल्टर्ड फॉर्म में भी रिटर्न हो सकता है, और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द पाउनर व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। या फिर मैंने बोला भाई तू कोई दिक्कत नहीं, बेच ले, हटा, मेरे को जरूरत नहीं है गाड़ी का। समझो, मैंने मेरी कार मेरे फ्रेंड के पास पड़ी है, मैंने उसे 10 लाख ले लिया, ठीक है। बाद में मेरे को दूसरी गाड़ी पसंद है, मैं दूसरी गाड़ी खरीद लिया, मैंने बोला तू गाड़ी को बेच के पैसा रिकवर कर ले, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को नहीं चाहिएगा। समझ रहेगा? ऐसा रिटर्न कुछ इस तरह से होगा। तो एकदम सिंपल सा स्टफ है, ये बता दिया मैंने आपको, एकदम पढ़ के रखेंगे। आइए, तो पहला पढ़ा हमने प्लेज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, पाउनर कौन है, पाउनी कौन है, कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था, गुड्स था, डिलीवरी था, और उसके बाद पर्पज ऑफ डिलीवरी था, रिटर्न ऑफ गुड्स था, वट एवर, ये 3-4 चीज़ था। उसके बाद राइट्स ऑफ पाउनर पढ़ेंगे और राइट्स ऑफ पाउनी पढ़ेंगे, फिर ड्यूटीज ऑफ पाउनर पढ़ेंगे और ड्यूटीज ऑफ पाउनी पढ़ेंगे। अब मैं इसको जल्दी पढ़ा पाऊंगा, रीजन बिंग कि आपने वो 2 लेक्चर्स देख लिए हैं। अगर आपने वो 2 लेक्चर्स देखे हैं तो आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट विल बी मतलब सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? ऐसा आइए जरा देखो, पढ़ाई एकदम ऐसा ढंग से करने का, एकदम ऐसा तोड़ फोड़ मचाने का। मैं फिर से तुमसे कह रहा हूँ,
एक चीज तुमसे कोई नहीं छीन सकता बॉस, वो है तुम्हारा स्किल, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारा नॉलेज। ये सब कोई नहीं छीन सकता। कितनी भी मतलब सिचुएशन एडवर्स हो जाए, कितना भी एडवर्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारे पास जो स्किल है ना, जो तुम काम कर सकते हो, जो तुम्हारे पास ज्ञान है ना, नॉलेज है तुम्हारे पास में, जो तुमने डिग्री जो ली है ना, उसका बेनिफिट तुमको हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो आपने सीए करा है, ठीक है, तो कितना भी खराब सिचुएशन होगा, बस कम से कम साल का 10 लाख रुपए तो कहीं नहीं जाना है भाई, कहीं नहीं जाना है। आंख बंद करके भी कमाएंगे आप साल का 10 लाख रुपए, एंड यू नो इट। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूं ऐसा दिमाग में ऐसा रखने का, और नींद को त्यागो, सो मत, पढ़ो जितना पढ़ सकते हो। एक मेरा शेर है बढ़िया सा, आपको पता है मैं लिखता हूं, तो वो मेरा एक शेर है कि खुल जाती है नींद अक्सर इन खामोश रातों में, खुल जाती है नींद अक्सर इन खामोश रातों में, बरसों से एक सपना मुझे सुकून से सोने नहीं देता। तो वो सपना जो है ना आपका, उसको पूरा करना है। और आपको पता है ना, ह्यूमन वांट्स एंड डिजायर्स आर अनलिमिटेड, एक पूरी हो तो दूसरी चाहिए, सब मतलब डिजायर्स। ठीक है, तो मेरे को सक्सेस अगर किसी को एक पूरा हो जाए तो भाई दूसरा चीज़ चाहिए होता है। और आपने पढ़ा भी है अब्राहम एच मैस्लो की थ्योरी ऑफ ह्यूमन, क्या बोलते हैं उसको, थ्योरी ऑफ डिजायर्स। ठीक है, ऐसा। तो ये जो अंदर आग है ना, वो जिंदा रहनी चाहिए। ठीक है, जिस दिन वो आग बुझ जाएगी ना कि भैया मेरे को ये काम करना है, ऐसा करना है, फिर तो आदमी नीरस हो जाएगा। तो हमेशा आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन ऐसा बरकरार रहना चाहिए। अगर नहीं बरकरार रहेगा तो सब खत्म है यार, क्या ही मतलब है। एक बार तो जिंदगी मिलता है, सब कुछ करो जो तुम चाहते हो। ठीक है, एकदम। लेकिन जो तुम्हारे एथिक्स के खिलाफ है मत करो। जैसे मेरे एथिक्स के खिलाफ बहुत सारी चीजें मैं नहीं करता। ठीक है, लेकिन मैं सब, एक बार लाइफ में ना ट्राई करने का, सब कुछ ट्राई, बाद में ये रिपेंट नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर, ये पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि मैंने ये, काश में ये कर लेता। ठीक है, आई वुड हैव आई डन हिट डन दिस, ऐसा होता तो भाई कुछ और होता। तो ये अगर अंदर में रखने का नहीं है रिपेंट, तो फिर भाई जम के लगो। फिलहाल आपका काम एक ही है, चुपचाप पढ़ाई करने का, और पढ़ाई करने का नंबर लेकर आओ बढ़िया से, एकदम तोड़ फोड़ मचाओ नंबर। तुम नंबर लेकर आओ, अपने साथ गाना बजा कर डांस करेंगे। ठीक है, ले आओ एकदम बिंदास नंबर ले आओ बॉस। चलो पढ़ते हैं राइट्स ऑफ पाउनर। पहले कि राइट्स ऑफ पाउनी पढ़ ले, तुम जैसा बोलो। तुम्हारे आगे तो मेरी चलती नहीं है, आ जाओ। बच्चों के आगे तो भैया की एक नहीं चलती। बच्चे बोले भैया राइट्स ऑफ पाउनी पढ़ा देने का, ओके, जैसी आपके आगे आइए। राइट्स ऑफ पाउनी, राइट्स ऑफ पाउनी मतलब भैया जिसको हमने अपना गुड्स दिया है, क्या करने के लिए दिया है, एज अ सिक्योरिटी दिया है, वो सुनार जिसको हमने अपने गुड्स को एज अ सिक्योरिटी दिया है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उसके राइट्स क्या क्या, उसके अधिकार क्या क्या है, उसके राइट्स पढ़ेंगे, फिर उसके ड्यूटीज पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब पाउनी के राइट्स, पाउनी के ड्यूटीज, पाउनर के राइट्स, पाउनर के ड्यूटीज। ठीक है, आइए जरा, पहला राइट्स ऑफ पाउनी। पाउनी को और क्या बोलते हैं, प्लेजी, उसको और क्या बोलते हैं, पाउनर को प्लेजर। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लेज। देखो ये सब मैं बातें बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ऐसा दिमाग में रहे, जब आप कुछ सुनते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा याद रहता है। पढ़ाई का जो टेक्निक होता है, विजुअलाइजेशन अप्रोच यूज होता है। जैसे आप कोई गाना सुन लो ना, कोई भी गाना सुनेंगे, कोई भी गाना मेरे को ऐसा याद नहीं आ रहा है, अचानक से सही में नहीं याद आ रहा है, कोई भी गाना सुन लेता, मैं गज़ल सुनता हूँ तो बेसिकली आप गज़ल सुन लो। ठीक है, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है, तो आपको याद है। अगर मैं लिख के दे दूँ ना तो आपको याद ही नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए सुनना, बार बार सुनना। आप कान में हेडफोन लगा के छत में टहलते रहेंगे, स्टिल यू कैन रिवाइज इट। 1.5 के स्पीड में लगा लो, अंदर आवाज आती रहेगी कान में, याद होता रहेगा भैया, ऐसा। चलो, राइट्स ऑफ पाउनी, राइट टू रिटेन द प्लेस्ड गुड्स। सबसे पहला उसका अधिकार क्या है, जो ये अधिकार नहीं, ड्यूटी में ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ठीक है, लॉ जैसा बोल रखा है वैसा करते हैं। पाउनी में रिटेन द गुड्स, सॉरी ये रिटर्न नहीं, रिटेन है, रिटर्न नहीं है, सॉरी रिटर्न नहीं है, रिटेन है। रिटेन मतलब रख लेना, मैं इसको रिटर्न समझ रहा था, रिटेन है। राइट टू रिटेन मतलब गुड्स को रखना, प्लेस्ड गुड्स को। मैंने गुड्स दिया सामने वाले बंदे को, वो अपने पास रखेगा प्लेस्ड गुड्स। देखो, द पाउनी में रिटेन द गुड्स प्लेस्ड फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, any interest due on the debt and all necessary expenses incurred by him with respect to the possession or the preservation of the goods pledged। अब इसका क्या क्या मतलब हो गया, मैं समझाता हूं, सुनो। पहला, एक तो लोन का पैसा, डेट,
उस पर जो ब्याज ड्यू हो रहा है, इंटरेस्ट, उसका पैसा, या फिर उस गुड्स को रखने का, या नहीं मतलब सब ये सब कंडीशन इंक्लूडेड है, प्लस 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 में, ठीक है। इंटरेस्ट का खर्चा, या फिर वो गुड्स जो मैंने दिया है उस गुड्स को प्रिजर्व करने का खर्चा। समझो मेरे पास है ना एक घोड़ा है, घोड़ा समझते हैं, घोड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, घोड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऐसा स्टेलियन। हॉर्स तो कॉमन होता है, दोनों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। स्टेलियन और मेयर, घोड़ा को बोलते हैं स्टेलियन। अगर स्टेलियन है घोड़ा है, ऐसा हॉर्स ही समझ लो भाई, और क्या, ठीक है। हॉर्स है आपका, आपके पास में, तो आपने ना उसको मतलब बढ़िया एकदम भयंकर वाला हॉर्स, एकदम सुंदर दिखता है, ठीक है। उसको अपने खिला पिला के एकदम ऐसा तंदुरुस्त बना के रखा, दौड़ता ही बहुत तेज है एकदम, ऐसा। तो से आपने आपको चाहिए मतलब 50 लाख रुपया, उसका प्राइस है 1 CR के आसपास, 1 करोड़ रुपए के आसपास, ठीक है। आपने घोड़ा दे दिया सामने वाले बंदे को ना, वो घोड़ा खाएगा पिएगा, घोड़ा का प्रिजर्वेशन होगा, घोड़ा को अच्छे कंडीशन में रखना पड़ेगा, बीमार ना पड़े, जैसे मैंने दिया था वैसे मेरे को वापस कर भाई, ठीक है। घोड़ा को हम दिए थे एकदम ताजा तरीन बना करके, जैसे आप ना बचपन में, जो बचपन मतलब बताऊं, जैसा बचपन में आपकी, जैसे बचपन के आप बचपन में क्या होता है कि अगर जब आप जाते हैं दादी से मिलने अपने गांव, ठीक है, तो उस समय दादी क्या बोलती है कि मैंने इसको तो यहाँ खिला पिला कितना मोटा ताजा करके भेजा था, और तुमने मेरे बच्चे को पतला कर दिया, पता नहीं क्या खिलाती पिलाती हो शहर में, समझ रहे ना। ऐसा ये नॉर्मल है हमारे, ऐसा यहाँ होता है, ये सभी दादी का ऐसा ये मतलब तगड़ा सेंटेंस है उनका, पंच लाइन है उनका। तो वैसे घोड़े को अगर बीमार कर दूं मैं तो फिर बेकार हो जाएगा। तो जितने भी खर्चे लगे उस घोड़े को ठीक से रखने के लिए, नाउ ऑल दोज एक्सपेंसेस नीड टू बी रिकवर्ड बाय द पाउनी फ्रॉम द पाउनर। तो सारे खर्चे आएंगे, एक्सपेंसेस ऑफ प्रिजर्वेशन, समझ रहे हैं आप। तो 3 खर्चे आ जाएंगे। पहला का राइट है उसका, क्या राइट है, गुड्स को रिटेन, प्लेस्ड गुड्स को रिटेन करने का। कब तक रिटेन करेगा, 3 खर्चे ना मिल जाए मेरे को, लोन का पैसा, ब्याज का पैसा, और जो खर्चा मैंने किया है तुमको प्रिजर्व करने का वो खर्चा, ठीक है। आपने एक मूवी देखा होगा, मैं इसमें ऐसे ही मतलब अजीब अजीब से पिक्चर देखता हूँ कभी कभी, उसमें ना अनुपम खेर जो है अकाउंटेंट रहता है, भयंकर किस्म का, ठीक है। तो वो अपने बच्चे के जन्म से पहले, ठीक है, जब बच्चा पेट में आया उस टाइम से स्टार्ट करके और पता नहीं शादी होने तक जितना सारा खर्चा किया था उस सभी खर्चों का हिसाब किया एक रजिस्टर में पूरा। वो प्रॉपर अकाउंटेंट है, सब खर्चों का हिसाब किया और ले जाकर वकील के सामने बोला, सर एक केस फाइल करना है मेरे को अपने बेटे अगेंस्ट में और ये सारा पैसा का रिकवरी चाहिएगा। अब यू वोंट बिलीव, आप मूवी देखना, उसमें वो बोलता है, फोन करके पूछता है कि 1995 में आपके ट्यूशन की फीस क्या थी, आपके क्लास की, आपकी स्कूल की फीस क्या थी 97 में, सोचो। बोला 2 रुपये 70 पैसा। आपके दर्जी से पूछता है कि आपके यहाँ कपड़ा सिलाने का चार्जेज क्या था 92 में, बताइए। समझ रहे हैं ना, ऐसा करके। खैर, दूसरा पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट हो गया राइट टू रिटेन द प्लेस्ड गुड्स। तो यार लॉ में नंबर लाने का, यार आप लोग कैसे लॉ को नीरस बना देते हैं, इतना बढ़िया अच्छा सब्जेक्ट है, आराम से पढ़ने का, एकदम चिल होके पढ़ने का। राइट टू रिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेट्स, राइट टू रिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेट। रिटेंशन का मतलब रख लेना, सब्सिक्वेंट डेट मतलब जो डेट बाद में इनकर हुआ, ठीक है। द पाउनी कैन रिटेन द गुड्स प्लेस्ड फॉर एनी डेट और प्रॉमिस अदर देन द डेट और प्रॉमिस फॉर विच दे आर प्लेस्ड, बट ही कैन एक्सेप्ट। आप कभी बट नहीं लिखना, हमेशा हाउ एवर ही लिखना, ठीक है। भले इंस्टीट्यूट ने बट नहीं लिखा है तो क्या हुआ, नो बट सट, ओनली हाउ एवर, ठीक है। बट ही कैन एक्सरसाइज दिस राइट ओनली व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू दिस इफेक्ट। Right to retain goods for subsequent debts can be exercised only when it has been provided for in a contract to this effect। सुनो ना, मैं ना थोड़ा हिंदी में लिखवा दूंगा बगल में साइड में, तो आप उसको रीड करना, तो आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कि भैया क्या बोल रहे हैं आप। सुनिए जरा, पहले तो पाउनी जो है गुड्स को रिटेन कर सकता है। अब अगर पाउनी गुड्स को रिटेन कर रहा है एक पर्टिकुलर डेट के अगेंस्ट में, तो ठीक है, ये दिस इज गुड। और पहले वाले पॉइंट में हमने पढ़ा भी है, यहां कह रहा है कि कोई सब्सिक्वेंट डेट अगर इनकर्ड हुआ है, मतलब बाद में भी कोई अगर लोन आपने उससे लिया है, तो क्या उस लोन के लिए भी वो गुड्स को रख सकता है। तो उस केस में ना लॉ ये कहता है कि रख तो सकता है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट है इसमें तब। कहने का क्या मतलब है, आप दूसरा लोन लेने गए और आपने बोला देखो भैया पहला लोन तो मैंने चुका दिया है, थोड़ा सा बाकी होगा 5-7 हज़ार रुपया, दूसरा लोन मैं ले रहा हूं। वो जो पहले मैंने आपको सिक्योरिटी के तौर पे गोल्ड दिया था ना,
वो गोल्ड आप इसकी सिक्योरिटी के लिए भी रख लो। अब जैसे ही वो 7,000 चुका देगा तो टेक्निकली लॉ के हिसाब से वो पावनी जो है गुड्स को रिटर्न कर देना चाहिए इसके पास में, लेकिन ये बोल के आ गया कि आप उसको रख सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पावनर एंड पावनी फॉर दिस पर्टिकुलर डेट। तो इन दैट केस एनी सब्सिक्वेंट डेट के लिए भी वो रिटेन कर सकता है इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पावनर एंड पावनी टू दिस पर्टिकुलर इफेक्ट। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो ठोको लाइक जल्दी से, एकदम क्विकली, फटाफट एकदम। और मैं यहां लिखता हूं, तुम यहां लिख लो। यहाँ एकदम एक लाइन में लिखता हूँ, सब्सिक्वेंट डेट, मैं सब्सिक्वेंट का स्पेलिंग छोटा ही लिखता हूँ, सब्सिक्वेंट डेट के लिए रिटेन कर सकता है इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिस, इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिस, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिस। ठीक है, याद रखना इस बात को। हाँ, तीसरा पॉइंट बच्चों लोग, पाउनीज राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड, और आप अभी पढ़ के आ चुके हैं, कितनी बार मैं एक ही बात पढ़ाऊँ, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस बेली इनकर किया बेलर पैसा देगा, पावनी इनकर किया पावनर पैसा देगा, सीधी सी बात है। ठीक है, चलो, पावनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पावनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेस्ड, फॉर सच एक्सपेंसेस however he does not have the right to retain the goods but he can sue पावनर for such expenses। उस वाले में दिखा था आपको, फाइंडर ऑफ द गुड्स में, मैं सू नहीं कर सकता गुड्स के लिए, ठीक है, सॉरी, मैं रिटेन नहीं कर सकता गुड्स को, लेकिन मैं आई कैन सू फॉर द एक्सपेंस, मतलब हमको गुड्स लौटाना पड़ेगा। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, चलो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। वो घोड़े वाला एग्जांपल, ठीक है, एक है घोड़ा जिसका नाम है चेतक, आपके पास पड़ा हुआ घोड़ा चेतक, उसका प्राइस है 1 CR। उस चेतक को आपने किसी को दिया है, उससे कहा भाई 50 लाख दे दे मेरे को। नाउ चेतक को प्रिजर्व करने का खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, तो पावनी कैन डिमांड मनी फॉर दैट पर्पस, दैट चेतक। ठीक है, और अगर मान लो वो चेतक को रख नहीं सकता, मतलब अगर आपने 50 लाख उसको लौटा दिए तो चेतक को वो भी आपको लौटा देगा, लॉ बोलता है ऐसा। लेकिन अगर चेतक को मेंटेन करने में मान लो 5-7 लाख खर्चा हुआ है और आपने पावनी को दिया नहीं है पैसा, तो पावनी क्या करेगा, गुड्स को तो रिटर्न कर सकता है, बोला रख ले जाओ, मैं उसको रख नहीं सकता, ले जाओ, क्योंकि लॉ कहता है, ठीक है, लेकिन मैं आप पर मुकदमा दायर करूंगा और आपसे वो पैसे रिकवर करूंगा। आई विल फाइल अ सूट अगेंस्ट यू, आई विल सू यू, ठीक है, एंड आई विल रिकवर द मनी। आई कैनॉट रिटर्न द गुड्स नाउ, आई नो, बिकॉज द लॉ हैज स्टेटेड दैट द पावनी डज नॉट हैव एनी राइट टू रिटेन द गुड्स। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ भैया, सब कुछ समझ में आ रहा है। ओके, ग्रेट। देखो, आप हैं बहुत प्यारे बच्चे, अपने माता पिता के आंखों के तारे बच्चे, और मेरे सबसे दुलारे बच्चे, तो प्लीज अच्छे से पढ़ने का, समझ रहे हैं? चलिए, पावनीज राइट वेर पावनर मेक्स डिफॉल्ट, बोला पावनी का अधिकार जहां पर पावनर डिफॉल्ट कर देता है। आप बोलेंगे भैया डिफॉल्ट काहे करेगा, अरे लोन का पैसा नहीं दिया भाई, लोन जो था वो दिया ही नहीं, तो उस केस से पावनी क्या करेगा? आप सोचो ना, आपने किसी को उधार दिया है, उसका कोई गुड्स रख करके, और वो पैसा ही नहीं दिया, आप क्या करेंगे? पहला बात तो गुड्स बेच के पैसा रिकवरी करेंगे, और अगर मान लो गुड्स बेच के पैसा पूरा रिकवर नहीं होता तो क्या करेंगे? उस पर सूट फाइल करेंगे, केस करेंगे उस पर, उसके ऊपर में, ऐसा। और मान लो अगर गुड्स बेच के पैसा रिकवर हो जाता है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, न्यूमेरिकल में आता तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको, और मैं न्यूमेरिकल यहाँ लिख भी दूंगा, यही लिख देता हूँ। चलो, जैसे मान लो ए है और ये है बी, इसको लोन दिया बी को, कितने? ए ने 1 लाख रुपए का, और कोई भी गुड सिक्योरिटी के तौर पे इसको दिया गया है। जल्दी खत्म करता हूँ, और सिक्योरिटी के तौर पे गुड्स दिया गया है, उस गुड्स का सिक्योरिटी का गुड्स का वैल्यू है 1,50,000, ठीक है। तो सेल करके अगर मेरे को 150 आता है तो मैं 1 लाख रख के 50 क्या करूंगा? रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। सेल करके मेरे को 150 आता है तो 1 लाख रख के 50 रिटर्न कर दूंगा, और अगर सेल करके मेरे को 70 आता है तो मैं बैलेंस का पैसा मांगूंगा,
ठीक है, ऐसा देखो, पहला सूट फाइल कर सकता है, दूसरा रिटेंशन और सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को रिटेन कर लेगा, फिर गुड्स को सेल कर देगा, और सेल को गुड्स सेल करने के बाद में एक रीजनेबल नोटिस देगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क करके रखो। रीजनेबल नोटिस बेचने के पहले बोल दे भाई तेरा गुड्स बेच रहे हैं हम, उधार दे, तुम मेरा लौटाया नहीं ना, मैं पैसा मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सरप्लस बचेगा तो क्या करेगा, वापस लौटा देगा। देयर इज अ सरप्लस ऑन सेल, पाउनी शैल पे द एक्सेस टू द पाउनर इन केस ऑफ डेफिसिट, पाउनर शैल लाइबल फॉर द बैलेंस अमाउंट। एकदम सिंपल सा स्टफ है। नो नोटिस, कब नोटिस नहीं देंगे, सॉरी अगर नोटिस नहीं दिया तो क्या होगा, व्हेन द पाउनर डज नॉट गिव अ रीजनेबल नोटिस टू द पाउनी, सॉरी पाउनी डज नॉट गिव अ रीजनेबल नोटिस टू द पाउनर, द सेल इज वैलिड बट पाउनी इज लाइबल टू पे डैमेजेस टू द पाउनर। मतलब अगर हम आपको बोल के नहीं बेचे ना, तो आप बोलेंगे अरे मेरे को बोलना तो चाहिए था एटलीस्ट कि बेच रहा, बेच देता, मेरे को कुछ काम था, तो उस केस में पाउनर को जो नुकसान होगा पाउनी पेमेंट करेगा वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा राइट्स ऑफ पाउनी, अब हम पढ़ेंगे ड्यूटीज ऑफ पाउनी। आइए, पाउनी का ड्यूटीज एकदम सिंपल है, देखो एक एक लाइन में क्या सर, रीजनेबल केयर करेंगे किसका, गुड्स का, ऑलरेडी पढ़ा तुमने, बेलमेंट में जो पढ़ा था वही है। ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथोराइज यूज ऑफ प्लेज्ड गुड्स, जिस पर्पस के लिए दिया था उसी के लिए यूज होगा। तीसरा, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स व्हेन द डेट हैज बीन रीपेड और प्रॉमिस हैज बीन परफॉर्म्ड, रिटर्न कर देंगे गुड्स को अगर डेट पे रीपेमेंट हो गया और प्रॉमिस परफॉर्म हो गया तो। हम मिक्स नहीं करेंगे ओन गुड्स के साथ में, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था बेलमेंट में। ड्यूटी नॉट टू डू एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ द प्लेज, और ड्यूटी टू रिटर्न एक्रेशन ऑफ द गुड्स इफ एनी। एकदम सिंपल है, जो यहाँ पर बेली का ड्यूटी था वही यहाँ पर पाउनी का ड्यूटी हो गया है। समझ आ रहा, ओके। नाउ राइट ऑफ पाउनर, आइए जल्दी जल्दी क्विकली एकदम। राइट ऑफ पाउनर, देखो भैया पाउनर का राइट क्या है। पहला राइट है भाई जो गुड्स उसने दिया है उस गुड्स को वो वापस ले और लोन का रिपेमेंट करे, ऐसा। देखो, रिडीम द गुड्स प्लेस्ड, रिडीम मतलब टेकिंग बैक, वापस लेना। मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन, राइट टू रिकवर बैक द गुड्स बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ द डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। टाइम फॉर रिडेम्पशन, कब हम रिडीम करके वापस लेंगे गुड्स को, अगर रिडेम्पशन फिक्स है कि 15 दिन के बाद हम आपको पैसा दे देंगे, आप मेरे को गुड्स दे दीजिएगा, तो उस टाइम पर। और अगर टाइम फिक्स नहीं है तो जब रिटर्न करेगा तब, ठीक है। और अगर मान लो टाइम फिक्स है और टाइम बीत गया तो पावनी अगर गुड्स नहीं बेचा है तो पावनी जो है गुड्स को रिटर्न कर देगा सारा एक्सपेंसेस रिकवर करने के बाद। हल्का सा है, रीड कर लेना, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एनफोर्स पावनीज ड्यूटी, देखो गुड्स को लेकर के पावनी के जो ड्यूटी होते हैं उस ड्यूटी को इन्फोर्स करा सकता है। जैसे आपके घर में आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उस ड्यूटी को अगर आप निभाते नहीं हो तो आपके पिताजी उस ड्यूटी को एनफोर्स करा सकते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये कैसे, समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, मैं समझाता हूँ आसान भाषा में, आपके भाषा में समझाता हूँ। आपको बोला गया है कि टाइम से स्कूल जाना, टाइम से स्कूल से, आप लोग स्कूल में नहीं है ना यार, आपको बोला गया टाइम से पढ़ाई करना, टाइम से पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई तो नहीं करने के लिए नहीं बोला जाएगा, हाँ टाइम से पढ़ाई करना, टाइम से खाना खाना, फ़ोन ज़्यादा नहीं चलाना, इधर उधर के लोगों से बात नहीं करना, और फ़ोन में बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और क्या होता है फेसबुक और स्नैपचैट और पता नहीं क्या क्या होता है, वो सब ज़्यादा नहीं चलाना, स्नैपचैट पे ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है। तुम्हारी जगह नहीं है, तुम सीए स्टूडेंट हो, तुम्हारी जगह कहाँ है, तुम्हारी जगह है यूट्यूब पे जाओ और फाइनेंशियल चीज़ें देखो, ठीक है, अपने काम की चीज़ें करो। आप ये सब ड्यूटी, अच्छा टाइम पे खाना, बाहर का खाना नहीं खाना, ये सब ऐसा, ये सब ड्यूटीज़ है। घर में रहना, मम्मी का हेल्प करना, ठीक है, लड़ाई मत करना सबसे घर में रह करके कि ये नहीं करेंगे, ये सब ड्यूटीज़ है आपकी, ठीक है। अगर ये ड्यूटीज़ आप नहीं निभाते हो तो आपके पिताजी जिस विकेट से आप क्रिकेट खेलते थे उसी से आपका विकेट गिराना चालू कर देंगे वो, ठीक है। दिस इज व्हाट एनफोर्सिंग द ड्यूटीज का, इसको क्या कहते हैं हम, वो जैसे विकेट उठाएंगे आप अपना ड्यूटी करना चालू कर देंगे, दिस इज कॉल्ड एनफोर्सिंग द ड्यूटीज, ठीक है। आइए जरा, द पाउनर हैज द राइट टू एनफोर्स द ड्यूटीज ऑफ पाउनी, अधिकार है पाउनर के पास में कि पाउनी को ड्यूटी को इन्फोर्स कराएगा, ठीक है। जैसे अभी यूपी में चल रहा है क्या चल रहा है, मतलब यूपी में कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता, योगी जी हैं सबका ड्यूटी इन्फोर्स करा दे रहे हैं, गुंडागर्दी करोगे, हाँ बताया तुमको। इफ द पाउनी फेल्स टू फुलफिल दिस ड्यूटी पाउनर कैन इन्फोर्स हिज ड्यूटी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते, एक लाइन का बात था, समझ में आ गया आपको तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बहुत ठीक है, क्योंकि समझो आप
जब पोएट्री में ना ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई शेर आपको समझ में नहीं आए, समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत उम्दा शेर है। और अगर कोई शेर आपको समझ में नहीं आया तो समझ लेना बॉस कि वो एकदम ही उम्दा शेर है, तभी समझ में नहीं आ रहा। खैर यहाँ तो आपको समझना ही पड़ेगा, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है। दो दो बार वीडियो देख के समझने का, नहीं समझा फिर मेरे को मैसेज करने का, बताने का भैया नहीं समझ आया, फिर से बताइए, मैं बताऊंगा। इसके बाद रिसीव इंक्रीज इन गुड्स, अगर गुड्स का एक्रीशन हो गया, एक्रीशन मतलब गुड्स बढ़ गया, वो गाय बछड़ा का एग्जांपल, ठीक है। और भी एग्जांपल देता हूं, गाड़ी उसके पास दे रखी मैंने, उससे वो पैसा कमा लिया, तो सारा वो चीज मेरे को देगा वापस, ठीक है। एक्रीशन, ये एक्रीशन यहाँ वाला ये लिख लो ना, यहाँ पर गाय वाला एग्जांपल लिख लो एक्रीशन, स्पेलिंग देख लेना एक्रीशन का, ये रहा ACCRETION, ACCRETION। टैक्स में आप पढ़ेंगे एक्रीशन, जब क्लबिंग पढ़ेंगे ना, क्लबिंग में एक्रीटेड इनकम होता है, और एक्रीटेड इनकम है सी फाइनल में पढ़ेंगे आप जाकर के, सेक्शन याद नहीं मेरे को आ रहा, एक्रीटेड इनकम का सेक्शन है। राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ सेल, अच्छा पाउनर का राइट है कि भाई जब गुड्स बेचोगे मेरे को बता देना कि बेच रहे हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा तभी बेचना, मैं नहीं बोलूंगा तो नहीं बेचना, बात खत्म। तो ये 4-5 राइट है। और ड्यूटीज ऑफ पाउनर, पाउनर की ड्यूटीज देखो जरा, डेट को देना एकदम सिंपल है, दो लाइन की है। कंपेंसेट करना पाउनी को एक्सपेंसेस के लिए, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस हो गया तो। उसके बाद में डिस्क्लोज कर देना सारा फॉल्ट, ठीक है। लॉस ऑकर हो रहा अगर पाउनी को टाइटल डिफेक्टिव होने की वजह से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। पाउनी अगर गुड्स बेच दिया है आपके डिफॉल्ट में, तो पाउनर जो है डेफिसिट पे करेगा किसको, पाउनी को। मतलब 1 लाख का गुड्स 70 में बेचा है और उसको 30 और चाहिएगा, लोन का अमाउंट पूरा नहीं हो रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपए का लोन है पाउनी के पास में, गुड्स आपने जो दिया है उसकी वैल्यू 70,000 निकल के आ रही है आज के डेट में, तो 70,000 का गुड्स बेचेगा तो 70 ही मिलेगा उसको। लोन का पैसा 30,000 रुपये कम हो गया, उसको नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा, किससे मांगेगा, आपसे बोला भाई बैलेंस दे दे मेरे को 30,000 रुपये, ठीक है ऐसा। तो ये ड्यूटीज भी हो गया। आइए अब एक लास्ट पॉइंट पड़ा हमारे पास में प्यारे बच्चों, कौन सा पॉइंट है भैया जरा बताएंगे क्या, एकदम बताएंगे ना, मैं तो बताने के लिए हूँ आपके पास। आइए, हाँ भैया आप कैसी कैसी बात करते हैं, बताने के लिए मतलब मैसेज आता रिप्लाई नहीं करते, कौन बोला आपको, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं आप मैसेज करें रिप्लाई करूंगा मैं। नॉन ओनर्स, नॉन ओनर का मतलब क्या होता है, आप गुड्स के मालिक नहीं हैं। अगर आप गुड्स के मालिक नहीं है तो आप प्लेज भी नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। और अगर आप गुड्स के मालिक नहीं तो आप बेलमेंट भी नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अगर आप गुड्स के मालिक नहीं है तो आप सेल भी नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। लेकिन 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 क्या भैया, हमने ना इसका एक्सेप्शन पढ़ा है, आपको सेल ऑफ गुड्स याद होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमने वो पढ़ा था, नेमो दैट कोड नॉन हैबिट, मतलब नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट, उसके एक्सेप्शन है। अगर आप ओनर नहीं है तो भी आप गुड्स को बेच सकते हैं। हाँ ऐसी बात है क्या, यस सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़िए, आपको उसे पता होगा। और जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं इस बार, उनको तो पता ही होगा, कोई सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रखे होंगे, वही वाला चीज यहाँ पर भी है। देखिए उसे पहला पॉइंट था मर्केंटाइल एजेंट का, जिसको हम लोग कंसाइनमेंट एजेंट भी कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई मेरा एजेंट है, एजेंट समझ रहे हैं, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें पढ़ाऊंगा मैं एजेंट, मैंने किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया, बोला भाई तू मेरे बदले गुड्स को बेच, मैं तुमको कमीशन दूंगा, लाइक कमीशन एजेंट, ठीक है ऐसा। तो अगर कोई मर्केंटाइल एजेंट है, उसको कमीशन एजेंट बोलते हैं, वो गुड्स को किसके बिहाफ में होल्ड करता है, ओनर के बिहाफ में होल्ड करता है। वो गुड्स को सेल भी कर सकता है, वो गुड्स को प्लेज भी कर सकता है। तो अगर प्लेज कर रहा है तो वो ओनर के कंसेंट से प्लेज करेगा, ठीक है। और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में प्लेज करेगा, मतलब उसका प्लेज करने का बिजनेस है एज अ मर्केंटाइल एजेंट, सेल करने का बिजनेस है एज अ मर्केंटाइल एजेंट। फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई कमीशन एजेंट है, मर्केंटाइल एजेंट है, उसके पास आपने अपना गुड्स भेजा और उसको कहा है कि देख मैंने तुम्हारे पास अपना गुड्स भेजा है, तुम इसको बेच सकते हो और इसको प्लेज भी कर सकते हो। इसका मतलब उसके पास अथॉरिटी है बेचने की, ऑब्वियसली, क्योंकि वो मर्केंटाइल एजेंट है। उसके पास अथॉरिटी है सेल करने की, ऑब्वियसली, क्योंकि मर्केंटाइल एजेंट है। उसके पास अथॉरिटी है प्लेज करने की, क्योंकि ओनर ने उसको अथॉरिटी दे रखी है प्लेज करने की।
तब वो प्लेज कर सकता है. नाउ देयर मतलब नाउ a non-owner can pledge the goods if he is a mercantile agent and he is pledging the goods in his ordinary course of business, and further he has the exclusive authority to pledge the goods. ऐसा क्या? यस सर, ऐसा. चलो, प्लेज बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉल्डेबल कॉन्ट्रैक्ट. देखो ना, सेक्शन 19 और सेक्शन 19A. मैंने आपको भाई कई बार कहानी सुनाया है कि एक कनपट्टी पे बंदूक रख करके मान लो 1 करोड़ की जमीन को 1 लाख रुपए में ले लिया मैंने. ठीक है. नाउ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, साइन करवा ले पेपर में. नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज वैलिड और नॉट वैलिड. सर ये वैलिड है, एकदम वैलिड है. बोलेंगे सर कैसे वैलिड है? आपको पता है ना, कोवर्सन, ये कोवर्सन है. कनपट्टी ये बंदूक रखा, कोवर्सन है. ये वैलिड नहीं है, लेकिन वैलिड है कब तक? जब तक सामने वाला व्यक्ति आवाज नहीं उठाता कोर्ट में जाकर के मेरे अगेंस्ट में, तब तो वैलिड है. सब कुछ साफ सुथरा दिख रहा है. किसी को क्या ही पता चलेगा. समझ रहे हैं? ऐसा. तो अगर मान लो सामने वाला व्यक्ति कहता है कोर्ट में जाके कि हुजूर, यह जो व्यक्ति है इसने मेरे कनपट्टी पर बंदूक लगा करके इस प्रॉपर्टी को खरीदा है मेरे से, साइन करवा लिया डॉक्यूमेंट में, प्रॉपर्टी की कीमत है 1 करोड़ और इसने मुझे दिए हैं 1 लाख. जज साहब बोलेंगे हैं ये व्यवस्था. आ जाओ. इसको क्या कहते हैं सर? कॉन्ट्रैक्ट इज वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ दैट अदर पार्टी. अब सुनो, कनपट्टी पर बंदूक रख के हमने क्या किया है? कनपट्टी पर बंदूक रख के मैंने 1 करोड़ की जमीन को 1 लाख में ले लिया है. नाउ आई एम प्लेजिंग दिस पर्टिकुलर लैंड टू सम अदर पर्सन. ठीक है. किसी दूसरे व्यक्ति को प्लेज कर दिया. क्या ये प्लेज अलाउड है? सोचो, 10 सेकंड सोचो. नहीं समझ आ रहा? सर ये प्लेज अलाउड भी है और ये प्लेज अलाउड नहीं भी है. तो सर कैसे अलाउड है, कैसे अलाउड नहीं है, बताता हूं. वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट अलाउ करता है कॉन्ट्रैक्ट को रेस्किंड किया जाए, खत्म किया जाए, खारिज किया जाए कॉन्ट्रैक्ट को. अगर कॉन्ट्रैक्ट रेस्किंड होने के पहले प्लेज हो जाता है तो प्लेज वैलिड है. रेस्किंड होने के बाद प्लेज होता है, प्लेज वैलिड नहीं है. The contract has not been rescinded at time of pledge. The pawnee acquires a good title to the goods provided he acts in good faith. और बाकी आपको पता है, नॉर्मल सा चीज़ है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. प्लेज वेयर पाउनर हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट. पाउनर हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट का मतलब है, बड़ा बढ़िया एग्जांपल इंस्टीट्यूट ने खुद ही दिया है, मैं आपको बता देता हूँ. अच्छा, ये थोड़ा ध्यान रखने का. ठीक है, मैं एक बार टेक्स्ट पढ़ देता हूँ आपके लिए. वेयर द पर्सन प्लेजेज गुड्स इन विच ही हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट. अब लिमिटेड इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जिसने गुड्स को प्लेज किया है ना, वो एब्सोल्यूट ओनर नहीं है. एब्सोल्यूट का मतलब अल्टीमेट ओनर वो नहीं है. ठीक है. द प्लेज इज वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट. अब तुम समझो क्या है ये, क्या मतलब कैसे हो रहा है ये, समझ में क्या हो रहा है. एकदम बढ़िया है. मतलब मेरे को एग्जांपल देने का जरूरत भी नहीं, इंस्टीट्यूट ने खुद ही एग्जांपल दे दिया. देखो ना, इंस्टीट्यूट ने क्या एग्जांपल दिया. बोला कि आपने ना रोड पर गिरा हुआ एक मोबाइल फोन आपको मिला, दैट वाज डिफेक्टिव, खराब था. आपको खराब मोबाइल फोन मिला, आप उसको ले गए दुकान में, दुकानदार को बोले भैया इसको रिपेयर कर दीजिए. दुकानदार बोला 2000 रुपये लगेंगे साहब. आपने 2000 रुपये दिए उसको, उसने रिपेयर करा उसको. ठीक है, क्या बोलते हैं, क्या बोलने वाला था भूल गया. अच्छे से रिपेयरिंग हो गई उसकी. अब देखो ना, अब उसी मोबाइल फोन को आपने एक व्यक्ति को गिरवी में दे दिया, मतलब गिरवी रख दिया किसी के पास में, और उससे 5000 रुपये ले लिया. आपने गिरवी रख दिया, 5000 रुपये ले लिए. अब देखो, he later pledges to the mobile phone for rupees 2000. The true owner can पूरा एग्जांपल पढ़ देता हूँ. He picks it up and get it repaired for rupees 5000. He later pledges the mobile phone for rupees 2000. The true owner can recover the mobile phone only on paying 5000. अब ये क्या है सुनो, ये छोड़ दो, मैंने एग्जांपल में ना वो चेंज कर दिया नंबर्स. तुम मेरी बात सुनो. आप गए, आप ऐसा भटक रहे रास्ते में, ठीक है, खंबे से भिड़ गए. भिड़ने के बाद आपको नीचे देखे तो वो मोबाइल फ़ोन गिरा मिला. आप बोले भगवान अच्छा हुआ खंबे से भिड़ा मैं, नहीं तो मेरे को फ़ोन मिलता ही नहीं. वो फ़ोन ख़राब फ़ोन था, आपने उसको बनवाया 2000 रुपये दे करके. ठीक है, आपका कितना पैसा लगा? 2000.
फिर से बोल रहा हूँ, आपका कितना पैसा लगा? 2000। आपका इंटरेस्ट उस फोन में कितना है? 2000। ठीक है, आपने किसी को गिरवी कर दिया, फोन को किसी के पास गिरवी रख दिया, वो कितना दिया आपको? 5000। नाउ अब देखो, आप एब्सोल्यूट ओनर हैं क्या फोन के? नहीं, एब्सोल्यूट ओनर नहीं है। 4 दिन बाद फोन का ओनर जब अपना फोन खोजते खोजते आया, गेट खटखटाया, बोला भैया आपके पास मेरा फोन है, ट्रैकिंग हो गया, टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़ गई है हमारे यहाँ। बोला अच्छा ठीक है, यही फ़ोन है आपका? हाँ लीजिए, ले जाइए, लेकिन हमारा 2000 रुपया ना हमको दे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसको ना हमने रिपेयर कराया, पहले ख़राब हुआ करता था, अभी चल रहा है, इसके अंदर सब मार यूट्यूब वूट्यूब चल रहा है। ठीक है, ऐसा काइंड ऑफ। तो बोला द प्लेज इज वैलिड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट, मतलब सिर्फ वो 2000 दे करके ट्रू ओनर फोन को ले सकता है। बात समझ में आ गई? समझ में आया तो ठोको लाइक और आगे बढ़ते हैं। प्लेज बाई को ओनर इन पोजीशन। अच्छा यो बात है, गुड। देखो ऐसा है, मान लो एक जमीन है, ठीक है, उस जमीन के 2 ओनर हैं, 2 भाई हैं, 2 ओनर हैं, उसको बोलते हैं को ओनर। ठीक है, जमीन नहीं लेता हूँ, एक बार दूसरा कुछ लेता हूँ, क्या लूँ बोलो तो जल्दी से। चलो एक है ना वो लेता हूँ, एक मशीन है, 1 करोड़ की मशीन है, ठीक है, उस मशीन के 2 ओनर है, 2 भाई है, 2 ओनर है। अच्छा, वो एक भाई रहता है जबलपुर में, एक भाई रहता है कश्मीर में। ठीक है, तो कश्मीर में रहता है एक भाई, जबलपुर में रहता है। मशीन जो है वो जबलपुर में रखा हुआ है, दूसरे भाई के कंसेंट से कि तू यहीं रख ले मशीन, कोई दिक्कत नहीं। अब वो मशीन अगर गिरवी रखा जा रहा है किसी के पास में, तो वो दूसरा वाला जो भाई है उस मशीन को गिरवी रख सकता है, क्योंकि वो को ओनर है। लेकिन गिरवी रखने के टाइम पे कंसेंट उसको लेना पड़ेगा किससे? पहले को ओनर से। दोनों को ओनर गिरवी कर सकते हैं उस मशीन को, लेकिन जो गिरवी रखेगा उस मशीन को, वो दूसरे वाले को ओनर से कंसेंट लेकर भाई इस मशीन को गिरवी रख रहे हैं। गर्मी लग रहा है, रुको। ठीक है, ऐसा प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोजीशन। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ना एकदम एंड में हमने ये पढ़ा था, एकदम एंड में। अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी ठीक है, मैं पढ़ा दूं, फिर से देता हूं, देखिए जरा। प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोजीशन, किसी के पोजीशन में गुड्स पड़ा हुआ है, वो उसको प्लेज कर रहा है। कौन प्लेज कर रहा है? जिसके पोजीशन में गुड्स पड़ा हुआ है, वो पोजीशन में इसके पड़ा हुआ कौन है? या तो वो सेलर है या तो वो बायर है, बस इतना याद रखना आपको। A seller in whose possession the goods have been left after sale, or a buyer who with the consent of the seller obtains possession of the goods before sale, can make a valid pledge provided that pawnee acts in good faith and he has no knowledge of defect in title of the pawner। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसमें जो भी एग्जांपल दिया छोड़ दो उसको। आईपीएल वगैरह चल रहा है, बढ़िया बात है। आप गए एक टेलीविजन सेट खरीदने के लिए, ठीक है, खरीद के वहीं रख दिया, खरीद के वहीं रख दिया, तो बायर कौन हो गया? आप। किसके पास पड़ा हुआ है? सेलर के पास पड़ा हुआ है। सेलर उसको गिरवी कर दिया, रख सकता है गिरवी क्या? यस रख सकता है, लॉ बोला रख सकता है। ठीक है, जिसके पोजीशन में गुड्स पड़ा हुआ है वो उसको गिरवी रख सकता है। अच्छा, जिसको गिरवी दिया है गुड्स, टीवी किसी को गिरवी दे करके 1,00,000 रुपया ले लिया। अब जिसको गिरवी दिया ना गुड्स, उसको ये पता ही नहीं होना चाहिए, ये पता नहीं होना चाहिए कि वो गुड्स आपका नहीं है। समझ रहे हैं? उसने गुड फेथ में एक्ट किया, और गुड फेथ में क्या किया है? गिरवी लिया है, ऐसा। दूसरा एग्जांपल, आप बायर हैं, ठीक है, आप गए दुकान में, बोले भिजवा दीजिए ना मेरे को एक टेलीविजन, वो भिजवा दिया। अभी सेल बिल नहीं फटा है, पेमेंट आपने नहीं किया है, ठीक है, खाली बस ऑर्डर दिए हैं, वो भिजवा दिया। ऐसा होता नहीं है, लेकिन जनरली समझ लो ऐसा हुआ है। आपने पोजीशन ले लिया है गुड्स का, सेलर के कंसेंट से आप उसको प्लेज कर सकते हैं, आप इसको किसी को गिरवी दे सकते हैं, लेकिन जिसको गिरवी देंगे उसको ये बात पता नहीं होना चाहिए कि उसका ओनरशिप आपके पास नहीं है, आपके पास उसका गुड टाइटल नहीं है। ठीक है, उसको वो गुड फेथ में एक्ट करेगा, ये बात उसको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा। तो सेल बाय नॉन ओनर, ये भी मैंने पढ़ा दिया आपको। तो हमारा बेलमेंट भी खत्म हो गया, प्लेज भी खत्म हो गया अच्छे से। तो 2.5 घंटे का क्लास मोटा मोटी था हमारा बेलमेंट का। अगर आप मेरी मतलब बकवास बातें निकाल दें तो 2.5 घंटे का क्लास बचेगा।
बच्चों लोग आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम करेंगे इंडेमनिटी, फिर करेंगे गारंटी, फिर करेंगे एजेंसी, और हमारा जो अमेंडमेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो खत्म हो जाएगा, फिर हम करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो चलो ख्याल रखो, पढ़ते रहो और खुश रहो हमेशा। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।